क्या आप जानते हैं कि भारत के पास दुनिया के सबसे समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्यटन संसाधन है? फिर भी वैश्विक पर्यटन प्रतिस्पर्धा में भारत टॉप 10 में नहीं, बल्कि 39वें स्थान पे है। आखिर क्यों भारत में एक होटल बनाने के लिए लगभग 60 सरकारी मंजूरियां लेनी पड़ती है? क्यों लाखों रोजगार पैदा करने वाला पर्यटन क्षेत्र अभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाया है? क्या क्या यही क्षेत्र विकसित भारत 2047 का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन बन सकता है? आज की वीडियो में हम नीति आयोग और पर्यटन मंत्रालय की ऐतिहासिक रिपोर्ट को आसान भाषा में समझेंगे। अगर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो आज का विषय जो है जीएस 3 के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। और भारतीय अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, पर्यटन और सेवा क्षेत्र, ठीक है। सोर्स हमारा पीआईबी है, पर्यटन मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा संयुक्त रूप से नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला जो है जारी है। और विज्ञप्ति जो है बाधाओं को दूर करने, भारत पर्यटन क्षेत्र में सुधार और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो पर्यटन केवल घूमने फिरने का माध्यम नहीं, बल्कि यह रोजगार, विदेशी मुद्रा, क्षेत्रीय विकास और भारत की सांस्कृतिक शक्ति का सबसे बड़ा आधार बन सकता है। आज हम जानेंगे कि नीति आयोग की नई रिपोर्ट भारत के पर्यटन क्षेत्र में कौन कौन सी चुनौतियां बताती है, कि क्या समाधान सुझाती है और यूपीएससी में इसे कैसे लिखा जा सकता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो पर्यटन केवल स्थानों को नहीं जोड़ता, बल्कि अर्थव्यवस्था, संस्कृति और लोगों को भी जोड़ता है। टूरिज्म इज द पासपोर्ट टू प्रॉस्पेरिटी। तो आइए शुरुआत करते हैं हम इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट से। नीति आयोग और पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनलॉकिंग ग्रोथ इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर रिपोर्ट का उद्देश्य भारत की पर्यटन क्षमता को पूरी तरह विकसित करना है। यह रिपोर्ट जो है भारत के 2047 विकसित भारत 2047, ठीक है, के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पर्यटन क्षेत्र में मौजूदा नीतिगत बाधा और उनके समाधान पर विस्तृत जो है रोडमैप तैयार करती है, प्रस्तुत करती है। और जहां पर्यटन बढ़ता है वहां विकास स्वयं रास्ता खोज लेता है। सबसे पहले देखते हैं कि आज भारत का पर्यटन क्षेत्र कहां खड़ा है। तो साल 2024 में भारत में लगभग 2.9 बिलियन घरेलू पर्यटक यात्राएं दर्ज की गई, ठीक है, जो महामारी से पहले के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ चुका था। महामारी पूर्व 2.3 था, 2.9। करीब 1 करोड़ विदेशी पर्यटकों ने जो है भारत का दौरा किया था, और जिसमें लगभग 35 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई थी। तो 35 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदा में दुनिया के शीर्ष देशों में होने के बावजूद भारत की जो समग्र पर्यटन प्रतिस्पर्धा है 39वें स्थान पे क्यों है, देखते हैं। भारत की अगर प्राकृतिक संसाधनों में देखें तो 6ठे भाग पे, सांस्कृतिक संसाधनों में तो 9वें स्थान पे है, लेकिन समग्र रैंकिंग की बात वहीं पे आती है तो हम 39वें स्थान पे हैं। परियोजना में अब देखिए, इसमें इसका सबसे बड़ा कारण है जटिल नियमों और धीमी स्वीकृति प्रक्रिया। तो परियोजना में अत्यधिक देरी, यानी लगभग 60 अनुमोदन की आवश्यकता होती है और 36 से 48 महीनों का समय लग जाता है, ठीक है। तो पोटेंशियल विदाउट पॉलिसी डिलीवर्स लिमिटेड प्रोग्रेस। तो अब समझते हैं कि पर्यटन भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए, पर्यटन जो है सबसे अधिक रोजगार देने वाले क्षेत्र में से एक है, यानी हाई एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी, उच्च रोजगार गहनता, सभी कौशल स्तरों जिसमें आतिथ्य कार्यकर्ताओं से लेकर पेशेवर प्रबंधकों तक रोजगार पैदा। उदाहरण हो गया होटल, टूर ऑपरेटर, एयरलाइंस, ट्रैवल कंपनियां, ये बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन करती है। ये सभी जो है इससे लाभान्वित होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पर्यटन केवल महासागरों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि गांवों, पहाड़ी क्षेत्रों, समुद्री तटों
विरासत स्थलों तक विकास को पहुंचाता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो केरल के बैक वाटर्स और राजस्थान के हेरिटेज सर्किट स्थानीय समुदायों के लिए आय मुख्य साधन बन गए हैं। तो यही जो है इसे इंक्लूसिव ग्रोथ का सबसे बड़ा माध्यम जो है बनाता है। ठीक है, तो पर्यटन वहां अवसर पहुंचाता है जहां उद्योग नहीं पहुंच पाते, ये हमें देखना है। तो अब देखते हैं कि भविष्य का पर्यटन कैसा होने वाला है। तो उच्च मूल्य पर्यटन और होम स्टे का उदय, तो विदेशी मुद्रा का सृजन, तो बिना किसी भौतिक वस्तुओं के निर्यात और विदेशी पर्यटनों के माध्यम से मूल्यवान विदेशी मुद्रा अर्जित होती है जो देश की बाहरी क्षेत्रों को मजबूत करती है। तो आज दुनिया केवल घूमने नहीं निकलती है बल्कि अनुभव खरीदती है। इसके भारत में वेलनेस टूरिज्म है, आयुर्वेदिक स्पिरिचुअल टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, लग्जरी टूरिज्म, इन सब की मांग जो है बढ़ रही है। और साथ ही होम स्टे मॉडल भी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में और ग्रामीण परिवारों के लिए जो है नए आय का स्रोत बना हुआ है। तो साल 2024 में अगर हम बात करते हैं तो पंजीकृत होम स्टे लगभग जो है 4,722 करोड़ और रुपए का राजस्व प्राप्त किया है। तो एक्सपीरियंस इज द न्यू इकोनॉमी, लेकिन इतनी संभावनाओं के बावजूद विकास की गति धीमी क्यों है? अर्बन लाइसेंसिंग, तो प्रतिबंधात्मक भवन मानदंड, खंडित लाइसेंसिंग प्रणाली है। तो भारत में होटल बनाना आसान नहीं है। सख्त भवन नियम, अलग अलग विभागों से लाइसेंस, बार बार अनुमति लेने की प्रक्रिया निवेशकों को हतोत्साहित करती है। एक जो है आप देख सकते हैं कि 40% ग्राउंड कवरेज सीमा होटल निर्माण की लागत को बढ़ा देती है, राजस्थान की है। खंडित लाइसेंसिंग, तो एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान विभिन्न प्राधिकरणों से कई मंजूरी लेनी पड़ती है, काम में जो है दोहराव है, देरी होता है। मुंबई में होटलों को बैंक्वेट हॉल, लॉन्ड्री, सैलून के लिए अलग अलग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। उच्च अनुपालन बोझ यानी लाइसेंसों के बार बार नवीनीकरण, प्रशासन लागत बढ़ती है। जैसे उत्तर प्रदेश में बार लाइसेंस को हर साल 31 मार्च को अनिवार्य जो है नवीकरण करना पड़ता है। तो आप बोल सकते हैं कि सख्त भवन नियम, अलग अलग विभागों से लाइसेंस हो गया, बार बार अनुमति लेने की प्रक्रिया। अब इन सब से क्या होगा, तो निवेशक जो है हतोत्साहित होंगे। तो एक होटल परियोजना शुरू करने के लिए लगभग 60 सरकारी मंजूरियों की आवश्यकता पड़ती है। अब इन सब के परिणाम स्वरूप परियोजनाएं वर्षों तक अटक जाती है और निवेश की लागत जो है बढ़ती जाती है। तो जहां नियम सरल होते हैं वहां निवेश तेजी से होता है। तो समस्या केवल निर्माण तक सीमित नहीं है। पर्यटकों की को राज्य के अलग अलग परिवहन नियम, टैक्स का सामना करना पड़ता है। वहां विदेशी पर्यटकों के लिए भारत का ई वीजा सिस्टम अभी भी काफी जटिल माना जाता है और 70 से अधिक जो है डेटा फील्ड, आप बोल सकते हैं तकनीकी भरने होते हैं। और तो ये तकनीकी समस्याएं, भुगतान में कठिनाइयां, और अब इन सब से जो है कई संभावित पर्यटकों को भारत आने से पहले ही हतोत्साहित कर देता है। तो ये सब चीजें हैं। यानी देखिए, परिवहन बाधा, अलग अलग राज्यों के कर, परमिट, ये सब जो है उदाहरण है कि वैध ऑल इंडिया टूरिज्म परमिट होने के बावजूद केरल पर्यटक जो है वाहनों पर अलग अलग टैक्स लगाता है। लंबे आवेदन फॉर्म यानी तकनीकी खामियां है, विदेशी पर्यटक को हतोत्साहित। ई वीजा के लिए 70 से अधिक फील्ड्स, जो मतलब विदेशी भुगतान विफलताओं का सामना करना पड़ता है। यानी फर्स्ट इंप्रेशन बिगिंस बिफोर द जर्नी ऑफ स्टार्ट्स। तो इन समस्याओं का समाधान क्या है? तो नीति आयोग ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जैसे भवन नियमों को सरल बनाया जाए, जिसमें है फ्लोर एरिया, ग्राउंड एवरेज प्रतिबंध शिथिल किए, अब निजी निवेश को आकर्षित हो सकते हैं। और जो लाइसेंस है तो उनको क्या है सरल किया जाए, यानी सिंगल विंडो अप्रूवल सिस्टम लागू किया जाए। ठीक है, होम स्टे को है जो उनके नियम आसान किया जाए और उसके पंजीकृत होम स्टे और अनुमय कमरों की सीमा बढ़ाई जाए और एनओसी को समाप्त किया जाए अनावश्यक। वहीं पर अगर पूरे देश में पर्यटन परिवहन के लिए तो देखा जाए तो एक समान नियम जो है हमें बनाने की आवश्यकता है। तो ओवरलैपिंग टैक्स को हटाकर
एक समान नियम लागू किया जाए। AITP जो है उसकी वैधता जो है बढ़ाई जाए। वीजा ऑन अराइवल का विस्तार किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है वीजा ऑन अराइवल, तो देखिए प्रणाली को अधिक सरल और तेज बनाया जाए। तो इसको हमें अब इससे भुगतान प्रणाली को आसान बनाया जा सकता है और ये सब विस्तार किया जा सकता है। गुड पॉलिसी रिमूव्स बैरियर्स नॉट अपॉर्चुनिटी। अब इस पूरी रिपोर्ट का सार समझते हैं कि केवल अब यह रिपोर्ट केवल पर्यटन बढ़ाने की योजना नहीं है बल्कि भारत के आर्थिक विकास का नया रोडमैप है। यदि नियामकीय बाधाएं कम होती है तो निजी निवेश बढ़ेगा, लाखों रोजगार पैदा होंगे, विदेशी मुद्रा आएगी और देश के दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास पहुंचेगा। यही विकसित भारत 2047 की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। पर्यटन केवल अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ाता बल्कि राष्ट्र की पहचान भी मजबूत करता है। अब आपके यूपीएससी उत्तर लेखन के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और उत्तर लेखन समय 4 बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है। भारत की पर्यटन क्षमता, दूसरा हो गया नियामकीय बाधाएं हो गए, तीसरा हो गया नीति आयोग की मुख्य सिफारिश, चौथा है इंक्लूसिव ग्रोथ और विकसित भारत जो 2047 है इसके संदर्भ में निष्कर्ष। तो ये सब चीजें हैं, उसको आप देखेंगे। निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो वही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देकर वास्तविक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। रणनीतिक प्रभाव, तो ये सुधार निजी निवेश, विदेशी पूंजी इन सब में गति देंगे और देश के सुदूर क्षेत्रों में रोजगार पैदा, समावेशी इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ के हम चालक बनेंगे। मीन्स क्वेश्चन जो है आप ये करेंगे और उसमें हमने जो अभी कीवर्ड कुछ बताया वो कर। देखिए भारत के पास संसाधनों की कमी नहीं है, आवश्यकता है केवल सही नीति, सही नियम और बेहतर क्रियान्वयन की। जब पर्यटन आगे बढ़ता है तो केवल अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि संस्कृति, रोजगार, स्थानीय समुदाय और पूरे राष्ट्र का विकास साथ साथ होता है। तो पर्यटन वह उद्योग है जहां एक यात्री का अनुभव लाखों लोगों की आजीविका बन जाता है। इनक्रेडिबल इंडिया तभी बनेगा जब एक्सेसिबल इंडिया, एफिशिएंट इंडिया के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर इनसे रिलेटेड आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, धन्यवाद।